हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्भर अकेडमी, आवर यूट्यूब चैनल निर्भर अकेडमी। माई सेल्फ डॉली। सो आपको पता है कि हम क्लास 10th का चैप्टर कर रहे हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो अपने लास्ट वीडियोस में देखा होगा कि हमने लेवोजियर क्लासिफिकेशन और डोवर्नियर ट्राइड क्लासिफिकेशन किया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू क्लासिफिकेशन टुडे। आज हम नया क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बाय न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन। ठीक है बच्चों। सो आज का हमारा लर्निंग आउटकम है, हमने पढ़ना है न्यूलैंड क्लासिफिकेशन के बारे में और अंडरस्टैंड करना है उसके अचीवमेंट्स को। सो क्या एक्चुअली क्लासिफिकेशन में उसके अचीवमेंट्स, क्या उसकी खासियत रही, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसके डिफेक्ट्स यानी कि लिमिटेशंस हमने पढ़नी है, जिस कारण से आज हम न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव को फॉलो नहीं करते हैं। मेनली हम फॉलो करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। सो एंड वन मोर थिंग, जितने भी क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी हैं वो बिल्कुल ही यूज़फुल है। बच्चे ऐसा सोचते हैं कि जब हमारे पास आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है तो हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं। इनको पढ़ने का रीज़न ये है कि अगर आपको कमियां पता होंगी तो ही आप एक फाइनल स्टेज पे पहुंच पाएंगे कि हाँ ये इसलिए ली गई है, इसमें अब कोई कमी नहीं है, क्योंकि पहले जितनी भी कमियां थी वो सब रिजॉल्व हो चुकी है। ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम आज स्टार्ट करते हैं न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ ऑक्टेव। सो लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है उसको जो प्रपोज किया है, इट वाज प्रपोज्ड बाय J.A.R. न्यूलैंड। J.A.R. न्यूलैंड मीन्स देयर फुल नेम, उनका जो पूरा नाम था वो है जॉन अलेक्जेंडर रियाना न्यूलैंड। सो इन साइंटिस्ट ने, जो कि एक केमिस्ट थे, बहुत अच्छे केमिस्ट थे, जिन्होंने पूरी स्टडी करी इसके बारे में, और ये बहुत ही बेनिफिशियल स्टडी है। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव बहुत ही बेनिफिशियल स्टडी है। तो ये बहुत अच्छे केमिस्ट थे और उसके साथ साथ बहुत ही अच्छे एज वेल एज लवर ऑफ म्यूजिक। तो बहुत ही उनका जो काम होता था वो म्यूजिक से रिलेटेड होता था। वो अपने आप को म्यूजिक में बहुत बिजी रखते थे और अपना केमिकल जो डिस्कवरी है उनमें। तो इसी थॉट पर, इसी आधार पर उन्होंने म्यूजिक को ही अपनी जो केमिस्ट्री की स्टडी करनी थी, जो क्लासिफिकेशन करी एलिमेंट्स की, मतलब एलिमेंट को किस तरीके से अरेंज किया जाए, वो उन्होंने किया एज अ म्यूजिक के फॉर्म पे ही। ठीक है, यानी कि अपनी जो स्टडी है उन्होंने उसको म्यूजिक के अकॉर्डिंग ही स्टार्ट किया। सो देखिए, आज आप सोच रहे होंगे कि हम म्यूजिक पढ़ने वाले हैं क्या, जो हम म्यूजिक की स्टडी कर रहे हैं। नहीं, म्यूजिक भी ऐसा है कि हम क्या कहते हैं, साइंस इज अ म्यूजिक ओनली। जब हम पढ़ने लगते हैं तो हमारे अंदर अलग अलग टाइप के जो सुर हैं या अलग अलग टाइप की जो थॉट्स हैं, थिंकिंग है, वो चलती रहती है ना। तो ऐसे ही J.A.R. न्यूलैंड साइंटिस्ट ने भी, इन्होंने भी देखा कि जब हम जैसे म्यूजिक की स्टडी करते हैं, जैसे हम म्यूजिक को अपने दिमाग में या बोलते हैं या गुनगुनाते हैं, तो ऐसे ही क्यों नहीं हम एलिमेंट्स को भी गुनगुना सकते हैं, है ना। आजकल आप देखते होंगे बहुत अच्छे तरीके से हम लर्न भी करते हैं एलिमेंट्स को। तो जिस तरीके से म्यूजिक में हम उन धुनों को गुनगुनाते हैं, वैसे ही हमें एलिमेंट्स को भी याद रखना है। तो इसी को आधार मानते हुए उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को भी अरेंज किया म्यूजिक के नोट की तरह। ठीक है, तो क्या है म्यूजिक का नोट। देखिए, जब हम म्यूजिक करते हैं, आपने सुना होगा, अब हम इंडियन जो म्यूजिक है उसमें हम क्या नाम लेते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। आज आप सोच रहे होंगे कि आज केमिस्ट्री की मैम कैसे म्यूजिक सिखा रही हैं आपको। केमिस्ट्री के डिफिकल्ट या बहुत इजी या इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को छोड़कर हम क्यों सारे गामा पाधा निसा कर रहे हैं, है ना। तो सारे गामा पाधा निसा भी हमारा ही पार्ट है, हमें ही केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे हैं। तो इंटरेस्ट आना चाहिए बच्चों आपको। सारे गामा पाधा निसा, ये है हमारा इंडियन नोट्स। जैसे कि म्यूजिक में नोट्स होते हैं, आपने देखा होगा, ये है फर्स्ट नोट। ठीक है, इसके बाद जब हम पूरा ये नोट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर से हम सा को स्टार्ट करते हैं, सारे गामा पाधा निसा, सारे गामा पाधा निसा। सो हमेशा एक जो नोट है वो नेक्स्ट जो 8th नोट आएगा उससे मैच करेगा, है ना। तो फर्स्ट नोट जो है वो किससे मैच कर रहा है, 8th नोट से, है ना। तो इस तरीके से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो मैच करेगा फर्स्ट से। तो
फर्स्ट एलिमेंट जो है, फर्स्ट के लिए एट्थ कौन सा होगा, नेक्स्ट वाला, ये तो फर्स्ट है, फर्स्ट के लिए नेक्स्ट एट्थ कौन सा होगा, यहां से हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आ जाएगा नेक्स्ट नोट। तो इस तरीके से ही हमें आज क्लासिफिकेशन पढ़नी है। तो ऐसे ही वेस्टर्न नोट भी जब हम पढ़ते हैं, वेस्टर्न नोट में भी क्या है, डो रे मी फा सो ला ती डो, जैसे सारे गा मा पा धा नी सा, ये तो आपको टिप्स पर है। ऐसे ही वेस्टर्न म्यूजिक भी जो है डो रे मी फा सो ला ती डो, तो ये भी जो है एक इसके बाद रिपीट होता है, एक फर्स्ट नोट जो है वो हमेशा एट्थ नोट के साथ रिपीट होता है। तो इस तरीके से ही J.A.R. न्यूलैंड साइंटिस्ट ने भी, जो म्यूजिक के फॉन्ट थे, लवर थे, उन्होंने भी अपनी जो स्टडी है वो इसी के अकॉर्डिंग करी है। उन्होंने भी बताया कि हम भी एलिमेंट्स को ऐसे ही अरेंज कर सकते हैं जैसे म्यूजिक के नोट को अरेंज किया जाता है। हर एक फर्स्ट नोट जो है जब एट्थ नोट से मैच करता है, तो ऐसे ही हर एक फर्स्ट एलिमेंट जो है वो अपना एट्थ एलिमेंट से उसकी प्रॉपर्टी क्या करेगी, मैच करेगी। ऐसे ही एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच करेगी नेक्स्ट एट्थ से, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट की मैच करेगी एट्थ एलिमेंट से, एट्थ एलिमेंट की मैच करेगी प्रॉपर्टी नेक्स्ट एट्थ एलिमेंट से, यानी कि वो हम कहेंगे कि उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो सिमिलर हैं। जैसे कि नोट्स की होती है, म्यूजिकल नोट्स में रिपीटेशन होती है, ऐसे ही प्रॉपर्टीज की भी रिपीटेशन है, प्रॉपर्टीज भी रिपीट हो रही हैं, सेम प्रॉपर्टीज है, यानी कि वैलेंसी अगर एक जैसी है तो फर्स्ट की वैलेंसी जो है वही एट्थ की होगी, वैसी ही नेक्स्ट एट्थ की होगी। तो जैसे ही नोट्स का रिपीटेशन होता है, उसी तरीके से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का भी रिपीटेशन होगा। और कौन किसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन होगा बच्चों, एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का, ठीक है। तो चलिए अब न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की हम टेबल आपके सामने रिप्रेजेंट करी है, जिसमें हम उसको अच्छे से और समझेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है J.A.R. न्यूलैंड केमिस्ट ने दिया है। तो इन्होंने क्या बताया है कि जैसे म्यूजिक सा रे गा मा पा धा नी के बाद क्या आता है फिर से सा, तो सा के बाद सा जो है वो रिपीट हुआ है, फर्स्ट के बाद फिर से एट्थ हो गया वो रिपीट। तो इस तरीके से ही एलिमेंट्स को भी उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखा गया। सबसे पहले इसमें एलिमेंट जो भी रखे गए हैं, दे आर केप्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मास, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास जैसे जैसे बढ़ता गया है वैसे वैसे रखा गया है। और उसमें ये ऑब्जर्व हुआ कि अगर हम यहाँ पर ये लिथियम देखते हैं, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मैं लिथियम का एग्जाम्पल ही क्यों ले रही हूँ, क्योंकि जो लिथियम का ट्रेंड है वो आपने अभी हमने जो लास्ट वीडियो था उसमें पढ़ा था डोबर्नियर ट्रायड। तो डोबर्नियर ट्रायड में हमने ये जो है सेट किया है, तो इसमें भी हमको ये सेट दिख रहा है। तो इसका मतलब इसकी जस्टिफिकेशन है कि ये सेट सही है। सो लिथियम जो है, लिथियम की प्रॉपर्टी जो है नेक्स्ट एट्थ एलिमेंट, तो लिथियम के लिए नेक्स्ट एट कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर हम लिथियम को फर्स्ट एलिमेंट मानते हैं तो लिथियम के बाद नेक्स्ट एट्थ आता है सोडियम, और सोडियम के बाद फिर से नेक्स्ट एट्थ कौन सा आता है, पोटेशियम। पोटेशियम के बाद फिर से नेक्स्ट एट्थ कौन सा आता है, कॉपर। तो इस तरीके से ये देखा कि हर एक फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच करती है नेक्स्ट एट्थ एलिमेंट से। तो लिथियम की मैच करती है नेक्स्ट एट्थ सोडियम से, सोडियम की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज मैच करती है नेक्स्ट एट्थ एलिमेंट पोटेशियम से। ऐसे ही हम यहाँ पर हाइड्रोजन की देख सकते हैं फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन की देख सकते हैं हम यहाँ पर क्लोरीन के। ऐसे ही हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अगर हम फर्स्ट मानते हैं, देखिए अगर सारे गा से हम देखते हैं तो गा के बाद फिर से गा पर ही आना है। तो गा अगर हमने फर्स्ट लिया है तो गा के बाद मा पा धा नी सा रे गा, तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारा एट्थ एलिमेंट हो जाएगा। तो बेरिलियम के बाद आ जाएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आ जाएगा कैल्शियम। तो इस तरीके से हर एक फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच करती है एट्थ एलिमेंट से। तो ये बताया गया, ये है थ्योरी कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में फर्स्ट एलिमेंट जो है मैच करता है नेक्स्ट एट्थ एलिमेंट से। और ये जो टोन है ये दी गई है अकॉर्डिंग टू म्यूजिक नोट्स। सो म्यूजिक नोट्स इंडियन लो या वेस्टर्न, उसमें जैसे नोट्स की रिपीटेशन होती है वैसे ही एलिमेंट्स को अरेंज करके उनकी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की रिपीटेशन होती है।
सो क्या इसकी स्टेटमेंट है? व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, ठीक है, देयर एटॉमिक वेट। सो एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग उनको या एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करना है। देन द एट्थ एलिमेंट रिजेंबल, जो यानी कि सेम होगा, मिलता जुलता होगा प्रॉपर्टीज में, दिखने में नहीं, प्रॉपर्टीज में सेम होगा, उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर सी होंगी। सो रिजेंबल्स द फर्स्ट in physical and chemical properties, just like the eighth note on a musical scale, ठीक है, जैसे कि म्यूजिकल स्केल में होता है, just note and a musical scale resembles the first note। सो ये है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव का स्टेटमेंट कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, द एट्थ एलिमेंट रिजेंबल्स द फर्स्ट इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जस्ट लाइक द एट्थ नोट ऑन अ म्यूजिकल स्केल रिजेंबल्स द फर्स्ट नोट। चलिए अब इसके अचीवमेंट्स पढ़ते हैं, अचीवमेंट्स ऑफ दिस लॉ ऑफ ऑक्टेव। देखिए अचीवमेंट सबसे बड़ा यही है कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो अरेंज किए गए हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में, ठीक है, जैसे जैसे एटॉमिक मास जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, एलिमेंट्स को हम वैसे प्लेस करते गए हैं और वो परफेक्टली प्लेस भी हैं। जैसे कि लिथियम का अगर हम मास देते हैं, यहाँ हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोजन का मास होता है 1 यूनिट, तो 1 के बाद हम स्टार्ट करते हैं लिथियम से जिसका मास है 7 के बाद हम बेरिलियम पर आते हैं जिसका मास है 9, फिर हम आते हैं बोरोन पर जिसका मास है 11। सो हम इंक्रीजिंग पर हैं, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, ये अप्रॉक्स एटॉमिक मास लिखें। तो आपने देखा है कि एलिमेंट जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास है। सो सबसे अच्छी अचीवमेंट यही है कि कुछ भी ऐसा यहाँ पर हमें ड्रॉबैक या फॉल नहीं लग रहे हैं कि ऑर्डर जो है वो जो है गलत है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है एटॉमिक मास का। तो एक अचीवमेंट यही है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर के साथ है एटॉमिक मास के। दूसरी अचीवमेंट है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी, आपने कभी क्लॉक देखते हैं, आप क्या देखते हैं? पीरियोडिसिटी। हम कहते हैं कि जो अगर हम सुई में देखते हैं घड़ी पर, तो क्या होता है कि एक जो है अगर हम 12 टाइम देखते हैं, 12 बजती है, तो वो सीधा 12 के बाद फिर से रिपीट हो जाता है, तो पूरा 12 घंटे के बाद फिर से एक साइकिल फिर से रिपीट होता है। तो रिपीटिशन, पीरियोडिसिटी का मतलब है रिपीटिशन होना प्रॉपर्टीज़ का, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एलिमेंट्स में प्रॉपर्टीज़ का भी रिपीटिशन हो रहा है, जैसे जैसे एलिमेंट्स मास के साथ ऑर्डर्ड हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ का भी रिपीटिशन हो रहा है। तो यही न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव से भी हमें एक नया वर्ड मिला जिसको हम कहते हैं पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी की अकरेंस जो है हमें किससे मिली है? पीरियोडिसिटी हमें पता चली है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव से। सो इसकी अचीवमेंट, इस टेबल की अचीवमेंट ये रही कि इससे हमें पता चला कि व्हाट इज़ पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी क्या होती है, और एलिमेंट्स यहाँ पर अरेंज है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। मैं पीरियोडिसिटी इसलिए बार बार कह रही हूँ क्योंकि पीरियोडिसिटी देने की वजह से ही न्यूलैंड साइंटिस्ट को लंदन यूनिवर्सिटी से, रॉयल सोसाइटी जो है लंदन की, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन से इनको डेवी मेडल मिला था इन 1887। सो इनको डेवी मेडल मिला है इन 1887 में, सिर्फ इस रीज़न की वजह से कि इनका जो पीरियोडिसिटी है इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने बताई। सो सिर्फ यही फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिसिटी बताई, जिसके बाद हम आज तक पीरियोडिसिटी को समझ रहे हैं और बहुत अच्छे से उसको फॉलो कर रहे हैं। सो क्या है पीरियोडिसिटी? रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज, रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज फॉर आवर आफ्टर अ सर्टेन गैप, कुछ एक गैप के बाद जो रिपीटिशन होता है प्रॉपर्टीज का, उसे हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। तो फर्स्ट टाइम किस में मिली हमें? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में। तो देखिए अचीवमेंट ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेव। सो इट इज़ अ फर्स्ट लॉजिकल अटेम्प्ट, ठीक है, फर्स्ट
लॉजिकल अटेम्प्ट, लॉजिकल है, इसमें पूरा लॉजिक दिख रहा है हमें किस तरीके से हम प्रूव कर पा रहे हैं कि एक एलिमेंट जो है नेक्स्ट एलिमेंट से कैसे मैच कर रहा है. सो फर्स्ट लॉजिकल अटेम्प्ट टू क्लासीफाई एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ, बच्चों क्या आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. सो ये फर्स्ट लॉजिकल अटेम्प्ट है जो बता रहा है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. और दूसरा क्या है, हम ये पढ़ा है अभी कि पीरियोडिसिटी जो है, अक्रेंस जो आई है पीरियोडिसिटी की, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर दी फर्स्ट टाइम ही रिकॉग्नाइज किया गया कि क्या होती है पीरियोडिसिटी. सो क्या है पीरियोडिसिटी, चलिए सबसे पहले मतलब भी पता होना चाहिए हमें पीरियोडिसिटी का. आप एक बार इसको देख लीजिए, सुनने के साथ साथ लिखिए इसको तो समझ आएगा पीरियोडिसिटी क्या होता है. सो इट इज़ अ रीअकरेंस, रीअकरेंस मतलब यानी कि दोबारा से रिपीट होना, रीअकरेंस और रिपीटिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज. तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी मतलब कुछ मेन जो खास प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे पूरा एलिमेंट जो है आइडेंटिफाई हो जाता है, हम उस प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि हम कलर देखेंगे बोल देंगे, हम मेनली देख रहे हैं उनकी वैलेंसीज क्या है, हम उनकी देख रहे हैं कि वो जो है किस तरीके से रिएक्शन करता है, क्या वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है या नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है. तो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं. सो इट इज़ अ रीअकरेंस और रिपीटिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स arranged in a table. जो भी टेबल हमने अभी बनाई है, जैसे कि न्यूलैंड लॉ ऑफ टेबल में सबसे पहले पीरियोडिसिटी को पता किया गया है, तो उस टेबल में रीअकरेंस है, रिपीटिशन है एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ पीरियड और इंटरवल ऑफ टाइम. सो दिस इज नॉन एज पीरियोडिसिटी. सो अब लिमिटेशंस के बाद हम पढ़ते हैं इसके ड्रॉबैक्स, यानी कि जो कमियां हैं, जो लिमिटेशंस हैं, जिसकी वजह से आज हम न्यू टेबल के साथ हैं. तो ज़रूर किसी न किसी में कमियां होती हैं, हमें वो जो फाइंड आउट करनी है प्रॉब्लम्स, ताकि हम उसको रिजॉल्व कर सकें. सो डिफरेंट साइंटिस्ट ने उनको रीड किया इस टेबल को और उन्होंने फाइंड किया कि अगर हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं तो ये टेबल जो है अप टू कैल्शियम, ये कैल्शियम तक ही जो है फिट बैठती है. कैल्शियम के बाद ये जो है प्रॉपर वे जो इसका है रिपीटिशन जो है प्रॉपर्टीज़ का वो नहीं हो पाता. यानी कि अगर हम कैल्शियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स देखते हैं, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, वो सब वैसी प्रॉपर्टीज़ नहीं देते हैं. क्या इसका मतलब है, जैसा कि क्या बताया गया है कि लिथियम अगर फर्स्ट एलिमेंट है तो उसकी प्रॉपर्टी मैच करनी चाहिए सोडियम से, 8th एलिमेंट से. ऐसी सोडियम की प्रॉपर्टी मैच करनी चाहिए पोटेशियम से. तो सेम हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि पोटेशियम की भी मैच किससे करनी चाहिए, कॉपर से. बट ऐसा नहीं होता, कॉपर तक ये नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बताया है कि ये जो टेबल है ये सिर्फ कैल्शियम तक ही जो है वो सही है, उसके बाद ये सही नहीं बैठ पा रही, इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो सही से मैच नहीं हो पा रही. इसलिए इसमें ये 3 का सेट तो सही बन पा रहा है, लेकिन कैल्शियम जो है, कैल्शियम के बाद वाले एलिमेंट जो है वो प्रॉपर्टीज़ को मैच नहीं कर पा रहे हैं. यानी कि पोटेशियम के बाद, ये पोटेशियम है कि जिसके बाद कॉपर का प्रॉपर्टीज़ के साथ मैच होना मुश्किल हो पा रहा है, प्रॉपर्टीज़ उनकी मैच नहीं हो रही. सिमिलरली यहाँ पर हम क्लोरीन को देखते हैं, क्लोरीन के बाद कॉपर और निकल जो है वो इसके साथ प्रॉपर्टीज़ को मैच नहीं करते हैं. सेम कैल्शियम के बाद जर्कोनियम नहीं कर पाता है, क्रोमियम और ये जो है क्रोमियम, बोरोन और एल्यूमिनियम के बाद क्रोमियम भी मैच नहीं कर पाता. यानी कि ये तो सिर्फ 2 तक ही मैच कर पा रहे हैं, सिर्फ बोरोन के साथ एल्यूमिनियम, कार्बन के साथ सिलिकॉन, नाइट्रोजन के साथ फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के साथ सल्फर. आगे ये टेबल मैच नहीं हो पा रही है, सिलिकॉन के साथ टाइटेनियम की प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं है. तो ये सिर्फ जो है टेबल है कहाँ तक सही है, ये टेबल जो है इज फिट अप टू कैल्शियम ओनली. क्या लिखेंगे, दिस टेबल इज, this classification is correct or fit up to calcium only. ठीक है, सिर्फ कैल्शियम तक है. अगर हम हाइड्रोजन के बाद देखते हैं फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद देखते हैं हम
क्लोरीन, तो क्लोरीन के बाद जो कोबाल्ट और निकल आते हैं वो जो है इनकी प्रॉपर्टी के साथ मैच नहीं हो पाते। फॉर एग्जांपल ऐसे ही लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, लेकिन पोटेशियम के बाद कॉपर जो है वो फिट नहीं हो पाता है। उसके बाद आता है कि देखिए यहाँ पर आपके मन में जब तक आप ये टेबल देख रहे हैं जरूर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि एक स्लॉट में, इस स्लॉट में आप ये देख रहे हैं कि कोबाल्ट और निकल जो है वो एक साथ क्यों है। बाकी हर एक स्लॉट में सिंगल एलिमेंट है, लेकिन इस स्लॉट में कोबाल्ट और निकल क्यों है एक साथ। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन जो है वो हर बार रिपीट कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी को, लेकिन जब क्लोरीन के बाद देखते हैं हम कोबाल्ट और निकल एक ही स्लॉट में है, तो कोई इसका रीजन नहीं दे पाए कि उन्होंने क्यों कोबाल्ट और निकल को एक साथ रखा। उन्होंने खुद इसका परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि क्यों दोनों को एक साथ रखा गया, जबकि हर एक एलिमेंट को एक इंडिविजुअल प्लेस मिला है। हो सकता है उनको इस समय क्या लगा है कि प्रॉपर्टीज जो है कोबाल्ट और निकल की सेम सी हैं, लेकिन क्या स्पेस की कमी होने की वजह से या फिर प्रॉपर्टीज एकदम मैच है उस जगह से रखा, तो ऐसा कुछ भी जस्टिफिकेशन उन्होंने नहीं दिया। तो ये भी एक ड्रॉबैक है, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है कि क्यों एक स्लॉट में दो एलिमेंट को रखा गया है, उसका या तो प्रॉपर रीजन होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम इसके लिए, क्या ये ड्रॉबैक है, नो जस्टिफिकेशन। और बच्चों ये 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन भी आता है, तो आपको तीनों पॉइंट्स लिखने हैं, नो जस्टिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन गिवन। कोई भी इसमें जस्टिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है कि क्यों दो एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में रखा गया। सो नो जस्टिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड फॉर 2 एलिमेंट्स केप्ट इन सेम स्लॉट। एक ही स्लॉट में दो एलिमेंट्स को रखने की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं गिवन थी। और उसके बाद जो थर्ड ड्रॉबैक है वो ये है कि जब उन्होंने ये टेबल बनाई तो उन्होंने ये सोचा कि सिर्फ तब तक 56 ही एलिमेंट्स नोन हैं और उसके अलावा कोई और एलिमेंट आएंगे ही नहीं। तो इस तरीके से टेबल को बना दे कि वो फिक्स है, अब उसको हमें कोई एक्सपेंड नहीं करना है, कोई खाली जगह नहीं छोड़ी है, सिर्फ सारे एलिमेंट्स हर जगह भर दिए हैं। और 56 एलिमेंट्स के अलावा अगर कोई और एलिमेंट डिस्कवर होते हैं तो उनके लिए कोई भी जगह नहीं दी। तो ये भी एक ड्रॉबैक है कि 56 एलिमेंट्स के लिए टेबल बनाई और एलिमेंट्स के लिए टेबल ही नहीं बनाई है। ठीक है, जैसा कि हम ये कह सकते हैं कि इस 56 एलिमेंट्स बनाने के बाद हमें ये पता चला कि इसके अलावा नोबल गैसेस भी हैं। नोबल गैसेस यानी कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडोन। सो ये एलिमेंट भी हैं जो नोबल गैसेस हैं, जो इनएक्टिव हैं और क्या होती हैं, वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। तो इन स्पेशल नोबल गैसेस के लिए कोई भी स्पेशल प्लेस ही नहीं रखा है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग हैं बाकी सब एलिमेंट से। तो इनके लिए एक स्पेशल अलग सा प्लेस होना चाहिए और इनके लिए उन्होंने कुछ ऐसा सोचा ही नहीं कि इनको कहाँ रखा जाए। तो बेसिकली आपको पता है पूरी टेबल को जो ख़त्म करना, मतलब कि पूरी टेबल जो हम कहते हैं ना कि अब ये यूजलेस है, हमें नहीं करना इससे काम, तो स्पेशली ये जो नोबल गैसेस हैं, इस गैसेस की वजह से ही इस टेबल को पूरा ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, तो क्या है, सो इसका क्या हम थर्ड पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पर हम सेकंड के साथ ये भी लिख सकते हैं कि ओनली 56 एलिमेंट्स वर नोन। और जो मेन थर्ड पॉइंट लिखेंगे वो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, द डिस्कवरी ऑफ noble gases gave a death to, आज बहुत अलग अलग से वर्ड यूज करें ना, कभी म्यूजिक कभी डेथ। सो द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस गेव अ डेथ टू बिलो ए न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, तो इसको खत्म करने के लिए, न्यूलैंड लॉ को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा कारण क्या रहा, नोबल गैसेस का, कि नोबल गैसेस जब आइडेंटिफाई हो। और हम कह सकते हैं, और ये तीनों ही इसके परफेक्ट रीजन है कि ये कैल्शियम तक परफेक्ट है, इसमें 2 स्लॉट्स में एलिमेंट्स को प्लेस किया गया है, 56 एलिमेंट्स ही नॉन थे और नोबल गैसेस के बारे में कहीं पर भी अलग से जस्टिफिकेशन नहीं दी। तो इस तरीके से आज हमने अपनी क्लासिफिकेशन करी है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, जिसमें हमने इसकी अचीवमेंट्स करी हैं और ड्रॉबैक्स की हैं। आई होप आपको ये अपना एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ आई होगी।
सो अब हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए मेंडलीव क्लासिफिकेशन समझने के लिए स्टे ट्यून्ड विद निर्भर एकेडमी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।